लगातार नतीजों पर नजर टिकाए हुए हैं, जहां पर लगातार पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। सभी की निगाहें जनादेश पर टिकी हुई है। आखिर देखने वाली बात होगी कि आज किसकी बढ़त होती है। फिलहाल लगातार देखा जाए तो नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार किन सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है या फिर इंडिया गठबंधन, वो भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर एनडीए की सीटें 202 पहुंच चुकी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर है। एनडीए 202 पर है, इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर, वहीं अन्य दलों के पास 2 सीटें हैं। लगातार काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटों की गिनती जारी है। हम आपको बता दें कि एनडीए की सीटें 202 हो चुकी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर बना हुआ है। लगातार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार आप हमारी सीटें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीटों की बढ़त हो रही है। एनडीए गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है, 202 सीटों पर एनडीए गठबंधन है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर काबिज है। कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए बढ़त बना रहा है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोपहर तक नतीजे साफ होते नजर आएंगे और साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर कौन सा गठबंधन, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन 205 सीटें और इंडिया गठबंधन अभी भी 80 सीटों पर बना हुआ है। अन्य दलों की बात की जाए तो अन्य दलों को 10 सीटें मिल चुकी है। एनडीए गठबंधन 205 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर, अन्य दलों को 10 सीटें मिल चुकी हैं। लगातार सीटों की जो बढ़त है वो होती जा रही है, जहां पर एनडीए 205 सीटों पर है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से एनडीए आगे चल रहा है। गांधीनगर से बीजेपी आगे चल रही है। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे चल रही है। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेगूसराय से भी बीजेपी के गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। अमरोहा की बात की जाए तो बीजेपी के कंवर सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। सहारनपुर, कैराना और अमरोहा में बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली पर भी सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। जिस तरीके से गिनती की जा रही है वोटों की, उस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं सीवान से हिना साहब पीछे चल रहे हैं और तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा पीछे चल रहे हैं। एनडीए की 206 सीटें हो चुकी हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 87 सीटें, इंडिया गठबंधन की 100 सीटें हो चुकी हैं। 100 सीटों के रुझान आए हैं। एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। बीजेपी एमपी में 10 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। राजनांदगांव से कांग्रेस के भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह आगे चल रहे हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे चल रही है। जिस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है, नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बढ़त है, इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है, वो देखने को मिल रही है। अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। वहीं डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। बता दें, कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में 18 सीट पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा। अब तक रुझानों में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर आगे। राजनांदगांव से कांग्रेस के भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। आगरा से बीजेपी के एमपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, एनडीए को 233 सीटें मिल चुकी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 100 सीटों पर है। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। बेगूसराय की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में 18 सीटों पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा। अब तक रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। सीटों की बात की जाए तो 233 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन 233 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 114 सीटों पर। कर्नाटक में 18 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस।
अब तक रुझानों में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर आगे। से बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे चल रही है। सीटों की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 233 सीटों पर बना हुआ है और इंडिया गठबंधन 114 सीटों पर। लगातार जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। अमरोहा में बात की जाए तो अमरोहा में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। डिब्रूगढ़ से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला आगे चल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन को फिलहाल अभी तक 233 सीटें मिल चुकी हैं और इंडिया गठबंधन 114 सीटों पर कायम है। उन्नाव से बीजेपी के प्रत्याशी साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं। अब तक 250 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। वोटिंग की गिनती शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है और अब तक बीजेपी जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। पटियाला से परनीत कौर पीछे चल रही हैं। वही आपको बता दें, उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं। उन्नाव से भी बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक 250 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि हमारे साथ अंकुर ठाकुर जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक के नतीजे सामने आए हैं, करीब 250 सीटों के जो नतीजे हैं उन पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। जैसा ओवरऑल एक देखने को हमें मिल रहा है कि एनडीए यकीन गठबंधन से, और आशा है कि अगले 1 घंटे में हमें थोड़ी और क्लियर पिक्चर मिलेगी। जी अभी ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं और इसी हिसाब से चलता रहेगा आगे भी। बट अभी एक चीज और अच्छी देखने को मिल रही है कि इंडिया गठबंधन भी अभी, जैसा आप दिखा रहे हैं, कि 120 सीटों पे है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी थोड़ा नुकसान है। तो अब यही देखना है कि आगे यही रुझान बना रहता है या कैसा होता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादातर सरकारी लोगों के ही होते हैं। तो एक सरकार के प्रति नाराजगी भी कई जगहों पे दिखी जा रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जी और एक बार जब ईवीएम भी खुलने लगे तो एक क्लियर पिक्चर सामने आने लगेगी। बिल्कुल। अभी और तक के रुझानों से तो स्पष्ट जी बहुमत दिख रहा है एनडीए को। जी बिल्कुल। और आलोक जी, देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का कहना था कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को लेकर के वो जितने भी जो आंकड़े सामने आ रहे थे, एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आ रहे थे, उन्हें नकारता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल अभी तक पोस्टल बैलेट की जो गिनती की शुरुआत है वो की गई थी, गिनतियां की गई थी और जिस तरीके से अभी रुझान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो उसमें काफी अंतर फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर रुझानों को देखें तो जस्ट डबल का अंतर नजर आ रहा है कि जी एनडीए 230 और इंडिया 120। लेकिन अगर तुलना करें तो जबकि दोनों के बीच में, तो इंडिया गठबंधन हमेशा से ये बात करता आया कि बैलेट से चुनाव कराने की मांग करता रहा है। अगर बैलेट से भी चुनाव की बात देखा जाए तो उनकी सीटें बहुत पीछे हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत है और शुरुआत में अभी धीमे धीमे खुलता जा रहा है, बक्से खुले। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से मुकाबला आपस जी में। जी बिल्कुल। अंकुर जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से जी। देखा जाए तो काफी ज्यादा अंतर, लगभग 100 सीटों का काफी अंतर देखने को मिल रहा है। 230 सीटों पर एनडीए है और इंडिया गठबंधन जो है वो 120 सीटों पर है। तो अंतर काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो कहा जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे तक स्थिति साफ होती नजर आएगी कि आखिर केंद्र में सरकार जो है वो किसकी बनेगी। नहीं, यकीनन एनडीए काफी आगे दिख रहा है और जैसा कि बाकी एग्जिट पोलों में भी दिखाया गया। जी हालांकि कुछ एग्जिट पोलों ने तो काफी चीजें दिखाई हैं। वही मैं अभी स्टेट वाइज भी देख रहा था, तो अभी मुझे किसी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी दिख रहा है कि गुजरात में एक सीट पीछे चल रही है, कांग्रेस एक सीट पे जी आगे चल रही है।
तो कुछ चीजें हैं जो अभी और भी क्लियर होंगी, और कुछ देरों में एक एक रुझान भी स्पष्ट होता दिखेगा। बट एक एक ओवरऑल पिक्चर यही दिख रहा है कि एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है अभी, अभी के हिसाब से। बाकी जैसे जैसे चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, एक बार ईवीएमओ की गिनती शुरू हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। जैसा अभी दिख भी रहा है कि कंगना रनौत भी पीछे चल रही हैं जी मंडी से। बिल्कुल। जो जिस तरीके से देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लगता है कि जिस 2019 के जो नतीजे सामने आए थे, बीजेपी इस बार दोबारा से उन्हें दोहराने में कामयाब हो पाएगी? जैसा मैं उत्तर प्रदेश देख पा रहा हूँ, तकरीबन 15 से 16 सीटों पे इंडिया गठबंधन अभी टक्कर में है। तो एक कमोवेश पुरानी स्थिति ही दिख रही है 2019 वाली अभी तक पोस्टल बैलेट के हिसाब से। यकीनन इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है समय के साथ में। तो जी एक बार उसको भी देखते हैं कि कैसे जा रहा है। बट यकीनन अगर पोस्टल बैलेट्स की बात की जाए तो इसमें एनडीए आगे दिख रहा है अभी तक तो। बिल्कुल। और फिलहाल पोस्टल बैलेट की ही जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है दिल्ली में, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो कड़ा टक्कर है वो गठबंधन बीजेपी को दे सकता है? जैसे कि हमारे स्रोत जो हैं और हमारी जितने भी वहाँ पे सर्वेज और बाकी सारी चीजें हुई थी, जी उसमें 5-2 का डिफरेंस दिख रहा था। 2 सीटों पे टक्कर हमें दिख रही है, जो अभी धीरे धीरे जैसे ही पोस्टल ईवीएम्स खुलेंगे तो उस पे स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखेगी कि 2 सीटों पे थोड़ी कांटे की टक्कर रहेगी। 5 सीटें भाजपा के पक्ष में है, जैसा हमारा पूर्वानुमान था। अभी एक बार देखते हैं, अभी कुछ घंटों की बात है, स्पष्ट हो जाएगी चीजें। अभी मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। अभी मैं जी बनारस में हूँ और यहाँ पे लोगों के बीच जो उत्साह दिख रहा है कि लोग अपने खुद के पैसों से लड्डू और बाकी सारी चीजों की तैयारियां करके बैठे हैं। जी तो एक वो भी वाली बात है कि एक बार देखते हैं कि उनकी भी उम्मीदें कितनी रहती हैं। कोई मुझे रिक्शा ठेला वाला सब दिख रहा था कि हमने प्रधानमंत्री चुना है। तो देखते हैं कि अभी इस बार प्रधानमंत्री चुन पाते हैं कि नहीं बिल्कुल बनारस से। बिल्कुल। और जिस तरीके से वाराणसी की जनता का फिलहाल, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की जा रही थी चुनावों में, तो उनका कहना जी था कि हम यहाँ से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं। और कहीं ना कहीं वाराणसी में जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं और जितने भी प्रधानमंत्री को चाहते हैं और उनके लिए वोट किया है, तो उनका भी यही कहना है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर वाराणसी की अगर फिलहाल की बात की जाए तो क्या कुछ लगता है, क्या जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, या फिर रुझानों में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है वो आगे चल रहे हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी काफी आगे चल रहे हैं। और एक आप ग्राउंड के वाइब्स को भी देख सकते हैं, यहाँ के उत्साह को भी देख सकते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि काफी आगे चल रहे हैं। अभी मैंने किसी से बात करी तो एक वो ट्रेडिशनली सपा के वोटर हुआ करते थे, जब प्रधानमंत्री आए हैं तब से वो प्रधानमंत्री के सपोर्टर हो गए हैं, उनके बहुत बड़े समर्थक बन गया है वो तबका। जी और हर तबकों में यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए समर्थन दिखा है। तो कमोबेश मुझे पिछले बार में ही थोड़ा सुधार होता हुआ दिखेगा, थोड़ा मार्जिन और बढ़ ही सकता है। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि वाराणसी क्या होता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी नतीजे हाल ही में आना शुरू हुए हैं, और लगभग 8 बजे से ही वोटों की काउंटिंग शुरू की है। अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ है वो थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर कांग्रेस की और जो अन्य वहां पर अब दल है उनकी पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार ताबड़तोड़, प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर केंद्रीय नेतृत्व के तमाम नेता हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में बीजेपी के वोट प्रतिशत में सुधार देखने को मिलेगा, वहां के भी कुछ सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है? निश्चित रूप से जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, जी दक्षिण भारत में पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री को जो चुभता रहा है वो यही चुभता रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा की पैठ नहीं बन पाई है। तो पिछले काफी दिनों में अन्नामलाई और बाकी, जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई जी जी ने काफी अपना आउटरीच का, जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है। और अगर वोट प्रतिशत तो 100% बनने ही वाला है और काफी अच्छा होने वाला है। जैसा मुझे जैसा अनुमान है कि 12 से 13% तो वोट परसेंट वहां पे इंक्रीज होगा भाजपा का हर स्थिति में।
और दूसरा, अभी जो दिख रहे हैं रुझानों में कि 2 सीटें आई थिंक तमिलनाडु में अभी भाजपा को दिख रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है आगे के लिए। कर्नाटक भी काफी कमोवेश वही स्थिति दिख रही है। तो अगर वहां पे केरल में भी अगर 1 से 2 सीटें भी अगर वो जीत जाते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक ओपनिंग द डोर जो इसको बोलते हैं जी वो होगा कि वो दक्षिण भारत में भी अपनी पैठ बनाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकुर जी आप बने रहिए, हम लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नागेंद्र सिंह जी। नागेंद्र जी, देखा जाए तो लगभग एनडीए जो है 240 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 126 सीटों पर, करीब 100 से ज्यादा सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति दोपहर 12 बजे तक साफ होती दिखेगी, लेकिन अगर ऐसा ही जो अंतराल है सीटों का अगर वो दिखेगा तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की जो बातें हैं, जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाए जा रहे थे, वो सच साबित होते दिखाई देंगे। जी मैम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैंने जो भी लोग कहते हैं ना कि जनादेश जनादेश, यदि हम कहते हैं एक गलत हो सकता है एग्जिट पोल, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन 5-6 लोग जो एग्जिट पोल करते हैं तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत उनको पता रहता है, उसके आधार पर एक निर्णय, एक सर्वमान्य निर्णय आता है। तो मैं कहता हूँ कि उसमें अंतर बहुत हो सकता है कि हम 401 कह रहे हैं तो 375 हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 395 हो जाएगा, ऐसा हम अनुमान लगाते। तो ये फैक्ट निश्चित है कि सरकार एनडीए की ही बननी है। अब उसमें सीटों का जो भी अंतर 5-6 अंतर आ सकता है, तो रुझान ही स्पष्ट कर दिए कि लगभग हम बहुमत के एनडीए पहुंच चुका है। और फर्स्ट अभी इतना जी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 10 बजे तक मैं समझता हूँ कि स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार किस करवट पर बैठ चुकी है, जनता किसको चुन चुकी है, और जनता को भी पता है कि हम किसको अपना बनाने जा रहे हैं। तो संभवतः है कि जो वर्तमान वाराणसी के सांसद हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सत्ता पुनः स्थापित होने की स्थिति में दिख रही। बिल्कुल। लेकिन आखिर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है पीछे चल रहा है, एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति रहती है जैसे कि आपने भी बताया कि एग्जिट पोल एक झूठा हो सकता है, 2, लेकिन जिस तरीके से लगातार सभी एग्जिट पोल में एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, अगर ऐसा सच साबित होता है और जिस तरीके से नतीजे जो है वो अगर एनडीए गठबंधन के पक्ष में सामने आते हैं, बीजेपी के पक्ष में सामने आते हैं, तो जो हार का ठिकरा है वो हर बार के तरीके विपक्ष कहीं ना कहीं ईवीएम या चुनाव आयोग इन सब पर फोड़ता नजर आएगा। मैम देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इनका एक राजनीतिक रणनीति मैं इनको मानता हूँ, जी क्योंकि मुझे जो जहां तक मेरे पास जानकारी है कि हर चुनाव के बाद जब विपक्ष हारता है तो सुप्रीम कोर्ट 41 बार ये लोग गए थे, ईवीएम को लेके गए थे, चुनाव आयोग के लेकर के गए थे। लेकिन जहां तक हम समझता हूँ कि चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष है, ईवीएम भी अपनी जगह निष्पक्ष है। क्योंकि यदि ये लगता है कि नहीं सरकारें तानाशाही ढंग से काम करती हैं, वोट बदल लेती हैं, तो वो जो जन है, जो जनता है, जो वोटिंग वो करता है, जी वो अपने निर्णय के लिए वो खड़ा हो सकता है कि नहीं मैंने तो वोट फला को किया था, मेरा वोट कैसे इनमें काउंटिंग हुआ। जब ऐसी आक्रोश जनता के बीच आए तब मैं जानता हूं कि बैलेट में कुछ गड़बड़ियां हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इस तरह से जन का अपमान करना है विपक्षियों, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि इसी जन के अपमान के कारण ही शायद वो सत्ता से दूर है। यदि वो जन के इस निर्णय का सम्मान करना सीख जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो गलतफहमियां लोगों में डालना, इससे अपने लोकतंत्र को कमजोर करने की बात होगी। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सिस्टम को स्वीकार करना सीखिए। उस सिस्टम के आप ही पार्ट रहे, कभी आप ही सरकार में रहे हैं, आपकी जी इसी ईवीएम के द्वारा राज्यों में सरकारें चल भी रही हैं। तो ये आरोप लगा देना, मैंने अब जैसे कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाया तो उसने कहा कि मुझे शाम को 5 बजे तक आप दे दीजिए, अब आज वोटिंग आना है। अब उनको 4 दिन का समय चाहिए। अब परिणाम तो आ चुका रहा है होगा, जब परिणाम आ गया तो आपको देने का कोई फायदा है नहीं। तो आप पहले यदि कह रहे हैं तैयारी के साथ निर्वाचन के पास जाना चाहिए और उसके निर्णय के आधार पर अपना मत प्रकट करना चाहिए, ऐसा मेरा मत।
बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ फिलहाल चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर एमएल वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। एमएल वर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरीके से एनडीए गठबंधन अब 244 सीट पे आ गया है, इंडिया गठबंधन 145 सीट हो गया है, देखा जाए तो अंतर फिलहाल काफी ज्यादा चल रहा है, काफी ज्यादा मार्जिन दोनों गठबंधन के बीच चल रहा है। क्या लगता है कि 10 बजे तक स्थिति साफ होती नजर आएगी क्या? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा था कि वो 295 सीटें जीतेगा, तो क्या लगता है कि स्थिति क्या होती नजर आ रही है? निश्चित रूप से अभी तो शुरू हुआ है। जी। और ये तो तय है कि जो इससे पहले के एग्जिट पोल थे, वो एग्जिट पोल उतने वास्तविक नहीं थे। रिजल्ट तो अब सामने आएगा और अभी 1 घंटा इंतजार करना है हम लोगों को, इसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो अंतर चल रहा है, जो मार्जिन दोनों गठबंधनों के बीच चल रहा है, तो क्या लगता है कुछ देर बाद जब स्थिति साफ होती नजर आएगी तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए को पछाड़ सकता है क्या? इस तरीके की कोई तस्वीर जो है वो सामने आ सकती है? कुछ ऐसा ही नजर आता था पहले, जी। इलेक्शन से पहले। जी। और इसके बाद एग्जिट पोल ने तो सबको चौंका दिया और सभी लोग अचंभित थे कि ऐसा कैसे हुआ। निश्चित रूप से ये जानिए कि जो एग्जिट पोल था वो मेथोडोलॉजी के हिसाब से नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भौतिक तुला पर परखनली से जो है मापन किया गया हो, क्योंकि मेथोडोलॉजी सोशल साइंस में बहुत जरूरी होती है और मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल बिना किए हुए टेबल पर एग्जिट पोल बनाया गया और वो प्रेजेंट कर दिया गया। बिल्कुल। तो और रिजल्ट तो जी जी एमएल जी, रिजल्ट देखिए जिस तरीके से गुजरात की भी जो अपडेट फिलहाल हमारे पास सामने आ रही है, वहां पर सभी सीटों पर अमूमन बीजेपी आगे चल रही है, जैसे कि मौजूदा वहां पर सरकार जो है वो भी बीजेपी की है। तो क्या लगता है इस बार गुजरात में बीजेपी दोबारा से अपना बहुमत जो है वो दोहरा पाएगी और हर बार की तरीके वहां पर भी बीजेपी का कब्जा जो है वो रहेगा? कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है जी। पूरे देश में जहां पर मोदी का प्रभाव चलता है, मोदी मैजिक अब भी है, बाकी किसी प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि गुजरात में तो आगे रहेंगे, लेकिन बाकी प्रदेशों का जो एग्जिट पोल था वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था। गुजरात हो सकता है आगे निकलेगी। बिल्कुल। और सर, देखा जाए तो जिस तरीके से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साउथ इंडिया की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत की बात की जाए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है वहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है या फिर जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो बीजेपी का रिजल्ट रहा है वही रहेगा? क्योंकि इस बार के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी की ओर से दक्षिण भारत को जो है काफी अहमियत दी गई है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के तमाम नेता, खुद प्रधानमंत्रियों ने भी बहुत सारी रैलियां और जो है जनसभाएं की हैं। निश्चित रूप से 10 साल की सत्ता रही है और बीजेपी साउथ में पीछे थी, जी। और जहां पीछे थी वहां उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है। वेस्ट बंगाल में भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो हो सकता है वहां पर उसका प्रभाव पड़े, क्योंकि वहां पर संगठन भी ढंग से मेहनत किया है वहां उसने। तो कुछ रिजल्ट हो सकता है कि आए उसके फेवर में, लेकिन उतना जी। उतना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इंडियन डेमोक्रेसी में ये है, जिसको ये कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी की एक कमी है कि अवेयरनेस कम है। जितनी जागरूकता होगी उतना ही पॉलिटिकली लोग अवेयर होंगे, और जितना पॉलिटिकली अवेयर होंगे उतना ही मुद्दों पर आएंगे। जहां पर मुद्दे नहीं होंगे वहां पर तो मैनेजमेंट चलता है, और मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी और पार्टियों से इसी बहुत आगे है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और एमएल वर्मा जी, देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक मणिपुर का जो मुद्दा रहा है वो काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है, और जिस तरीके से वहां पर दंगे भड़के, बीजेपी की सरकार थी, राज्य सरकार, और काफी समय तक, काफी दिनों तक वो मुद्दा चला है। कई ऐसी घटनाएं भी हैं वो भी सामने आई जो कि काफी गंभीर घटनाएं हम उन्हें कह सकते हैं। तो अगर वहां की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर बीजेपी का जो है परचम लहराना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो कैसा क्या वहां पर जो सीन है वो देखने को मिलेगा, एनडीए या फिर इंडिया, क्या कुछ वहां पर नजारे देखने को मिल सकते हैं? वहां पे तो निश्चित रूप से देखिए, जो सत्ता की
लापरवाही थी, नजरअंदाजी थी, बिल्कुल। वो दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से इन प्रदेशों में बीजेपी सत्ता ने और ये जो घटनाएं हुई उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी भी है। और कुछ दिखाई पड़ता है कि वहाँ के लोग, मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट से ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल, और जिस तो, तरीके से वहां तो पर घटनाएं भी सामने आई तो जी बीजेपी के लिए जी, वहां पर बढ़त बनाना या फिर उनकी सीटों पर बड़ा कब्जा करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। जी। मुश्किल। जी जी बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए तो तेलंगाना की बात करें तो वहां से अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस भी 7 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत शुक्रिया अमल वर्मा जी, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और देखा जाए तो दक्षिण दिल्ली के भी नतीजे सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन सीटों पर आगे चल रही है, करीब 33 सीटों पर आगे चल रही है। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे चुनाव विश्लेषक अंकुर ठाकुर का। अंकुर जी, देखा जाए तो फिलहाल जिस तरीके से अभी अपडेट सामने आ रहे हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो यानी कि अभी भी दक्षिण भारत जो है वहां पर इंडिया गठबंधन का जो एक मुद्दा है, इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। से अभी जैसा मैं अभी बाकी सूत्रों से भी देख रहा था कि जी 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब ये ईवीएम के रुझान से हैं, और जैसा मैंने बताया कि काफी कांटे की टक्कर है। आपने महाराष्ट्र नहीं बताया, महाराष्ट्र में बड़ी रोचक टक्कर चल रही है सारी पार्टियों के बीच में। यूपी में भी सपा मुझे 5-6 सीटों पे आगे दिख रही है, जो पिछले बार के उनके रिजल्ट थे उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में जैसा मैंने आपको बोला था कि 2 सीटों पे कांटे की टक्कर आपको आगे दिखती चलेगी, तो वो नेक टू नेक फाइट है, तो कभी कोई आगे कभी कोई आगे दिखेगा। गांधीनगर में अमित शाह जी काफी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं, अभी लगभग कुछ देर में 1 लाख से ऊपर का मार्जिन उनका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी एक एक टक्कर दिख रही है, और कहीं ना कहीं जैसा अभी अन्य विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि जी जैसा रुझान, जैसा एग्जिट पोल्स में दिखा था वैसा रिजल्ट तो अभी तक कहीं से भी दिख नहीं रहा। और मार्जिन्स, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो लगभग 90-95 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो अभी बढ़त का मार्जिन है वो बहुत क्लोज चल रहा है। तो जैसे जैसे एक राउंड्स खत्म होते जाएंगे तो हमें एक निश्चित फिगर दिखता जाएगा। बट ये तो अभी तक के रुझानों से स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और अगर खास तौर पर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर जिस तरीके से गठबंधन में सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हालांकि अगर बसपा की बात करें तो वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव हुए, कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और साथ ही सपा कांग्रेस का गठबंधन, इनके वोट बैंक में बसपा सेंधमारी करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से बसपा इस बार चुनाव में काफी साइलेंट रही है, और खुद अगर हम बसपा सुप्रीमो की बात करें तो मायावती ने भी काफी जो है रैलियां जो है काफी ज्यादा नहीं की हैं। क्या लगता है कि इस बार बसपा खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी? अभी तक तो जैसा दिख रहा है बहुत मुश्किल दिख रहा है कि बसपा खाता खोल पाए। जी उन्होंने एक जिताऊ कैंडिडेट का टिकट भी काट दिया था, मैं नाम नहीं लेना जी चाहूंगा। तो बसपा की रणनीति बड़ी विचित्र रही है इस बार। तो कहीं ना कहीं प्रचार में भी बहुत ज्यादा, जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा उनके समर्थक से भी हमारी बात हुई थी ग्राउंड पे काफी सारे लोगों से। तो बड़े नाखुश दिखाई दिए थे कि हमारा आला कमान है वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख नहीं रहा है इस बार के चुनावों में। तो लेकिन जैसा अभी तक के रुझान दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 और 6 24 सीटों पे कांग्रेस और सपा की धमक दिख रही है, जो निश्चित रूप से जो जैसा रुझानों में दिख रहा था, एग्जिट पोल्स में दिख रहा था कि 70-75 सीटें, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। और निश्चित रूप से अभी भी ये तो मानना पड़ेगा कि अभी भी योगी और मोदी जी का प्रभाव तो जरूर है उत्तर प्रदेश में। जी और कहीं ना कहीं भाजपा और उनके घटक दल काफी आगे चल रहे हैं ओवरऑल पिक्चर्स में। बट हाँ, पिछली बार के संख्याओं में सपा और कांग्रेस इजाफा कर सकते हैं।
बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर एमएल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हम आपका रुख करें और जिस तरीके से फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखा जाए तो अमूमन कहा जाता है कि अगर आपको केंद्र की सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश से ही ये रास्ता होकर गुजरता है। 80 सीटें हैं। क्या लगता है कि बीजेपी पिछला जो 2019 का परिणाम है वो दोहराने में कामयाब होगी, या फिर देखा जाए तो जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि इस बार गठबंधन ने भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का काम किया है, तो क्या लगता है कि जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, वो जो है बढ़त बनाने में कामयाब होगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो लागू होता ही है। दूसरा, ये देखने को मिला है पिछले जो कई दिनों से टिकट की प्रक्रिया रही है, जिसमें इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत ही समीकरण के हिसाब से और बहुत ही कैंडिडेट को देख करके इसके बाद में टिकट का वितरण किया है। भाजपा के साथ क्या था कि भाजपा में एक जिसको कह सकते हैं कि मैजिक का अहंग था, तो उन्होंने मैजिक के अहंग के कारण किसी को भी कहीं से भी टिकट दिया है, कई स्थानों पर देखने को मिला है। तो वहां पर भी इसका फर्क पड़ता है कि कैंडिडेट का बेहतर ना होना जी, और इधर से समाजवादी पार्टी के लोगों का कैंडिडेट का बेहतर होना, दूसरा समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने एकजुट होकर के कार्य किया है, तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। पिछली बार भी 14 सीटें कम थीं और मुझे लगता है कि इस बार 14 से ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ये कम होंगे। बिल्कुल। लेकिन साथ ही अगर रायबरेली की बात की जाए तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट जो है फिलहाल रही है और आखिरी मोमेंट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। देखा जाए तो वहां पर भी जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, हाई प्रोफाइल सीट थी, बिल्कुल, इसलिए चाहे लेट हो चाहे पहले का होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल। बिल्कुल, देखा जाए तो वहां पर भी फिलहाल सबकी निगाहें जो है रायबरेली सीट पर भी टिकी हुई हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जनता तक तमाम जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन 263 सीटों पर है और इंडिया गठबंधन 180 सीटों पर काबिज हो चुका है। अन्य दल अभी फिलहाल 12 सीटों पर है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।